संजय कुमार बलि का बकरा बन गया। क्या गलती? मैं संजय कुमार का जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, मैं उससे इत्तेफाक में। अब आपने जो बताया, ये चुनाव नहीं, ये घोटाला नहीं, ये बाढ़ नहीं, ये कोई छोटी मोटी आपदा नहीं, ये कोरोना है। सारी बातों के अंत में जो बातें कहने लायक हैं और जानने लायक हैं वो ये है, इस देश से आपको काट कर फेंक दिया जाएगा हिंद प्रशांत महासागर में और बंगाल की खाड़ी में, पता नहीं चलेगा। सोशल आइसोलेशन इस देश के दलित जानते हैं। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि बिहार में वास्तविक आंकड़े सामने आए। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो चीज़ें सामने आए जो वास्तविकता है। मैं छुपा कर नहीं बता सकता कि नीतीश के लिए कौन कौन मुश्किल चीजें हैं। तो मुश्किल चीजों में जो आपने बताया वो मजदूर तो हैं ही, बिल्कुल जैसे मैं कह रहा हूँ मजदूर है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और उन मजदूरों के फेवर में अगर कोई खड़ा है तो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे नए नेता, जिनको कहा जाता है कि युवा नेता के रूप में, भले उनकी उम्र चाहे जो हो, लेकिन युवा नेता के रूप में जिस तरह से। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो रातों रात। जिस तरह से आज नई सुबह हुई है तो एक नया मुद्दा भी सामने आया है। नया मुद्दा तो नहीं कहेंगे क्योंकि मुद्दा बहुत पुराना है। जिस तरह से हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने पहले ही आपको बताया है कि अगर नीतीश कुमार इस बार चुनाव अगर हार जाते हैं तो उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा। मतलब उनके लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अगर वो चुनाव जीते हैं, और चुनाव हारते ही उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी और साथ ही साथ उनका राजनीतिक करियर भी चला जाएगा। विशेष बातों के लिए बढ़ते हैं बाबा के पास और बाबा से जानते हैं कि बाबा, जिस तरह से ये चुनाव वाकई महत्वपूर्ण होने वाला है, आखिर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके वजह से नीतीश कुमार का चुनावी करियर इस पर खतरे में है? रवि, सबसे पहले तो संपादक महोदय नमन मिश्रा जी को जो ये खोज करके ढूंढ करके लाते हैं ये सब, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। पता नहीं इनके पास कहाँ से सोर्सेज आते हैं और उन सोर्सेज में ये खोज करके लाते हैं और 2 दिन 4 दिन के बाद मीडिया का स्ट्रीम लाइन में वही चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। एक बार फिर उन्होंने खोज के लाया है कि नीतीश के लिए 3 ऐसे महाकाल हैं, अगर उनका पूजा नहीं किए हुए तो उनका सर्वनाश हो जाएगा, राजनीतिक रूप से सर्वनाश हो जाएगा। और वो 3 कौन है वो तो बताएंगे संपादक महोदय, लेकिन इनमें कुछ तथ्यों को मैं, जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मैं पहुँच पा रहा हूँ, मैं उस जगह तक पहुँचने का प्रयास करूँगा। कि पहला तो तेजस्वी यादव एक सबसे बड़े फैक्टर हैं जिनको नहीं होता है कि अपने लिए गड्ढा खोद लेना। तो कहीं ना कहीं 2013 के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति की चाल बदली, अपने शर्तों पर राजनीति करने का जो उनका सगल था, जो उनकी तैयारियां थी, वो तब भी बरकरार थी। 2013 में वो अपने शर्त पर राजनीति करने के लिए ही अलग हुए थे भारतीय जनता पार्टी से। और फिर जब 2015 में वो लालू के पास आए तो सीधे कहा जाने लगा था कि अब तो नीतीश गए, लेकिन नीतीश ने सीधे कहा था कि आप चिंता ना करें, मैं हूं ना। और ये सब लोगों ने भरोसा कर लिया था। तब तक नीतीश पूरे भरोसे के काबिल थे। हम लोग कई बार चर्चाओं में इन बातों को रख रहे हैं, लेकिन जो 2015 से 2017 के बीच का जो 2 साल से कम का भी वक्त हुआ, लेकिन उस वक्त में पता नहीं क्यों उन्होंने अपने बगल वाली कुर्सी, उनके बगल वाली कुर्सी हमेशा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा करती रही हैं। और यही वो कुर्सी थी जिसके बगल में बैठा करके वो रखते थे तेजस्वी यादव को। दोनों का उस समय का तस्वीर आप देखिएगा तो ऐसे अंतरंग बातें आपको नजर आएंगी, जो एक पिता पुत्र जैसा संबंध आपको नजर आएगा। और खूब दोनों में छंती भी थी, हालांकि छंती तो अब भी है। आपने देखा होगा कि जब भी वो सदन में, चूंकि आप लोग सदन कवर करते हैं, तो आपने देखा होगा सदन में भी दोनों में खूब जम करके चलता है। और कभी कभी जब बहुत ज़्यादा दोनों एक दूसरे से खुशी जाहिर करते हैं तो झिड़के दे करके नीतीश कुमार कहते भी हैं, कह रहे ये बातें आप क्यों कह रहे हैं, आप ये तो आपके पिता कहेंगे तो उनको कहने का हक है, आप तो पुत्र के समान हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में राजनीति की जो चाल चल रही है उसमें एक बड़ा फैक्टर बन करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सामने आए हैं। हालांकि इस बात से आपके संपादक महोदय मतलब नमन जी भी इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन इन सब के बाद जो फैक्टर्स हैं, जो स्थितियां हैं, वो आखिर नीतीश कुमार के फेवर अनफेवर में क्यों जा रही हैं, उसमें सबसे बड़ा एक कारण कोरोना भी कहीं ना कहीं बनने वाला है। और इसके साथ साथ खुद आप समझ ही सकते हैं कि नीतीश कुमार जिस नाव पे सवार हैं उस नाव में छेद हो चुका है और अकेले वो सवार हैं, पानी निकालने वाला भी कोई नहीं है। वो नाव खेवेंगे
कि पानी निकालेंगे, ये अब नीतीश कुमार को डिसीजन करना है और डिसाइड करना है कि इस नाव में छेद कैसे बंद होगा और इस पार से उस पार कैसे जाएंगे। मतलब 2020 के चुनावी समर में वो कैसे इस पार से उस पार जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जबकि उनके लिए पहले ही मैंने बताया कि महाकाल जो हैं वो तीन महाकाल आप लोग दिखा रहे हैं कि तीन महाकाल हैं। एक महाकाल तो हमने बता दिया कि तेजस्वी यादव जिस तेजी से बढ़ करके और नीतीश कुमार पर धप्पा मार रहे हैं वो एक बड़ा कारण है। बाकी का कारण के लिए आप संपादक महोदय से सर, जिस तरह से 3 मुख्य कारण के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्या कुछ है आज की आपकी इस राजनीतिक पोटली में? देखिए, बाबा ने ऑब्वियस जो सबसे हल्का जो था कहीं ना कहीं जो दर्शक हमारे गेस कर सकते थे, जो कि तस्वीर में भी लगा हुआ है, उसको बहुत आसानी से बाबा खेल कर निकल गए हैं। क्योंकि बाबा को भी पता है कि देखिए ये जो राजनीतिक विश्लेषक का काम है ना, बड़ा गंभीर काम है। इसी वजह से तो मैंने पोटली कहा कि आपकी राजनीति पोटली में आज क्या है। अब बाबा को पता था कि कहीं ना कहीं तेजस्वी वाला बड़ा आसान होगा, इसलिए वो अपना निपटा के निकल लिए। मुश्किल तो है लेकिन मैं प्रयास करूंगा। देखिए, इधर बीच में मैंने नीतीश कुमार के प्रधान सलाहकार कौन है, अंजनी सिंह, हमको नहीं पता है, उसके और भी कोई होंगे नाम पता नहीं, लेकिन मैं सबसे बड़ा सलाहकार नीतीश कुमार का इधर उभर कर आया हूँ। इस बात पे डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपैथाइजर नहीं हूँ मैं, उनका सहयोगी नहीं हूँ, मैं उनके बारे में अच्छा नहीं सोचता हूँ, लेकिन मैं उनके लिए सलाह जो प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें से कुछ सलाहों को उन्होंने माना है, लेट ही माना है। तो लेट मानिएगा तो लेट तो रिजल्ट होगा भी ना। कोरोना पकड़ाएगा पहला दिन, इलाज कीजिएगा 10वां दिन, तो कहाँ से बचिएगा। लेकिन ये तो जरूर बुझाया जाता है कि मैंने इसमें बचने की संभावना है। देखिए, फर्स्ट दिन से आपको याद होगा नमन मिश्रा एक ही काम कर रहा था, हम नीतीश जी को लगातार सलाह दे रहे थे। इसके पीछे मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, एक ही आकांक्षा थी कि बिहार बच जाए। नहीं बचा बिहार। 1000 लोगों से ज़्यादा जैसे ही ये आंकड़ा पार हुआ, मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि अब ये आंकड़ा 10,000 से पहले रुकेगा नहीं। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, फिर मैं बोलूँगा, पहले दिन भी बोला था मैं, मतलब 1000 से ऊपर जब गया तो मुझे समझ में आ गया था कि 10,000 तक ये आंकड़ा जाएगा। हम बहुत क्लोजली बॉन्डेड सोसाइटी हैं, एक दूसरे के प्रति कंपैशन रखते हैं। शादियों में जब तक लोग नाचे नहीं, कुछ गाने विशेष हैं, मैं उन गानों की चर्चा नहीं करूँगा, जिमी जिमी फला, ऐसे गाने हैं देश बीर जवानों का, ये बजता नहीं ना है। और इस पर जब तक आपके मित्र सहयोगी, आपके पिता के मित्र नाचे नहीं ना, तब तक लगता नहीं है कि मतलब शादी हुई है। और नीतीश जी ने तो पहले ही शादियों से रौनक छीन ली थी, जो शराबबंदी इन्होंने चालू की थी। तो अब तो कोरोना ने जो बचा खुचा कसर था वो भी ख़त्म कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस राज्य में मैं आपको भी यहाँ चाहूँगा कि थोड़ा तवज्जो दें, और दर्शकों से मैं विशेष आग्रह करूँगा कि जरा इस तरफ ध्यान कीजिए। जो मैं बोलने जा रहा हूँ शायद ये हो सकता है आगे कालजाई हो जाए। जिस राज्य में शराबबंदी की धज्जियाँ उड़ जाती हैं और शराब ब्लैक में मिलती है, उस राज्य में लॉकडाउन कितना असरदार होगा, ये मुझे बताइए। क्या नहीं मिल रहा होगा ब्लैक में? कोरोना अगर शीशी में आती ना तो लोग खरीद के अपने घर में रखते हैं। ये बिहार है, यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी लोगों को दंड देना जानते हैं, उन्हें लाइन पर लाना नहीं जानते हैं। उन्हें किस तरह से कानून का पालन कराएं, ये तो हमारे प्रशासनिक पदाधिकारियों को ही नहीं सिखाया गया है। आप जब खुद रवि जी, आप इत्तेफाक रखिएगा इस चीज़ से, जब आप सड़कों पर निकलते होंगे, अमूमन कोई आपको रोक देता होगा पुलिसकर्मी, सामने से आपके गुजर जाते होंगे पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के, बिना बाइक के और ट्रिपल सीटिंग लोडे हुए। आपने तो एक वाकया मुझे बताया भी था। जो खुद कानून का पालन नहीं कर रहा है वो आपको कानून क्या सिखाएगा? और उसके जिम्मे कानून रखा हुआ है। जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं जानता है उसको सोशल डिस्टेंसिंग सिखाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। संजय कुमार बलि का बकरा बन गए, क्या गलती की थी? मैं संजय कुमार का जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुझे भी अगर कोई फ़ोन करके डिस्टर्ब करता मेरे काम के दौरान, मैं अगर बिहार का सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी होता जो कोरोना को लेकर संबंधित होता, तो मैं किसी को रिएक्ट इसी तरह से करता जो डॉक्टर अपनी पत्नी को लेकर फ़ोन कर रहा है। ये रबिश है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि बिहार में वास्तविक आंकड़े सामने आए।
मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो चीज़ें सामने आए जो वास्तविकता है। मैं छुपा कर नहीं बता सकता हूँ। ये चुनाव नहीं है, ये घोटाला नहीं है, ये बाढ़ नहीं है, ये कोई छोटी मोटी आपदा नहीं है, ये कोरोना है। इस देश से आपको काट कर फेंक दिया जाएगा हिंद प्रशांत महासागर में और बंगाल की खाड़ी में, पता नहीं चलेगा। सोशल आइसोलेशन इस देश के दलित जानते हैं। आप बाद में चर्चा कीजिएगा। वो जानते हैं कि जब सोशली आइसोलेट किया जाता है, कुजात कहा जाता है जब, तो क्या पीड़ा महसूस होती है। आज सवर्ण कई भी महसूस कर रहे होंगे, सवर्ण जाति के कई लोग महसूस कर रहे होंगे कुजात अपने अपने कार्य क्षेत्र में। जब उनको कहा जाता होगा अरे ब्राह्मण है, अरे ये फलनवा है, अरे इसको कुजात साइड करो उसको, तब उसे एहसास होता होगा कि क्या दंश उसके पूर्वजों ने, मैं अपने ऊपर भी ये ले रहा हूँ, जो गलती की है उस गलती का कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। आज उस चीज को समझना आपको पड़ेगा। आपने एक झटके में बदल दिया स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रधान सचिव को। क्या गलती थी, बताना चाहिए था। इससे ऐसा होता है क्या कि अगर वर्ल्ड कप चल रहा हो, वर्ल्ड कप में आपके महेंद्र सिंह धोनी कप्तान हो, आप बदल के विराट कोहली को बना दीजिए? ऐसा हुआ है क्या कभी? बाबा आपने कहीं देखा है क्या ऐसा कुछ? मतलब साफ है, या तो सरकार के कहे के अनुसार वो काम नहीं कर रहे थे, या वो इतना बुरा काम कर रहे थे कि उनकी वजह से कोरोना बढ़ रहा था। तो संजय जी का मैं बहुत बड़ा पैरोकार नहीं, मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ, लेकिन इस कोरोना के दौरान मैंने उनके ट्विटर्स को, अपडेट्स को देखा है। मैंने देखा है कैसे WHO को वो व्यक्ति फॉलो कर रहा था, वो स्वास्थ्य विभाग की वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहा था, गाइडलाइन। सीमित संसाधन है बाबा, हमारे पास नहीं है वो चीज़ें। अगर हमारे पास वो हथियार ही नहीं है जिनसे हम लड़ सकें वैश्व युद्ध, तो हम किस आधार पर जाएंगे? क्या हम नर्स बनने जाएंगे? क्या हम हथियार सप्लाई करने जाएंगे? हम किस कारण से पहुंचेंगे वहां पे? भारत ना चाहते हुए प्रथम विश्व युद्ध में भी पहुंचा था, द्वितीय विश्व युद्ध में पहुंचे थे, हमारे सैनिक मरे थे। ये तृतीय विश्व युद्ध है और ये जैविक है। इसमें आपको पता ही नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है, कहाँ है, किस जगह है। आपके अपने व्यक्ति किसी करीबी में ही अगर कोरोना हो जाए तो वो उस दिन से आपका दुश्मन हो जाएगा। और डर मुझे इसी बात का है। देखिए, फिर मैं विषय पे आना चाहूँगा वापस। मैंने बहुत सारी भावनात्मक बातें कर ली, लेकिन मेरा मूल मकसद क्या था ये समझिए। बिहार में नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा दुश्मन तेजस्वी यादव है, क्योंकि लालू के उत्तराधिकारी हैं और लालू यादव ने विश्वास किया था नीतीश के ऊपर। नीतीश कुमार ने बहुत संजीदगी से, बहुत क्लिनिकली, सर्जिकली मैं कहूँगा, काट के बाहर कर दिया था तेजस्वी यादव को। लेकिन पैदा किसने किया था? बाबा ने बिल्कुल सही कहा, आप ही ने लाया, आप ही ने उप मुख्यमंत्री बनाया, आप ही ने सब कुछ किया। तेजस्वी तो क्रिकेटर थे, आपने नेता बनाया। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो कि नीतीश कुमार के लिए उससे भी डेंजरस, तेजस्वी से भी डेंजरस है। और उसमें से एक बहुत बड़ा कारक है बिहार का मजदूर वर्ग, जो या तो बेरोजगार है, ये कोरोना की वजह से बेरोजगारी झेल रहा है, या जो इस तरह से फंस गया है कि जिसे सरकार के होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देखिए, इससे पहले पंचनामे में हमने भी विश्लेषण किया था। आज हमने एक बात कही थी बाबा और मैंने कि लोकतंत्र में अगर जनता का विश्वास ही ना हो तो कैसा लोकतंत्र, कैसा लोकतंत्र? अनंत सिंह वाला लोकतंत्र। ऐसे लोकतंत्र को आप कहाँ रखिएगा? म्यूजियम में? किस जगह रखिएगा? देखिए, सच्चाई यही है कि हमने बार बार कहा कि जो लोग सड़कों से वापस आ रहे हैं, जो लोग सड़कों पे मरे जा रहे हैं, जो रेलवे ट्रैक्स पर मर रहे हैं, जिनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, आपके एक एक जो आपने सेटअप किया है क्वारंटीन सेंटर, वहाँ की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और आप जो लगाते हैं अपने IPIDA के वेबसाइट पर तस्वीरें, वो अगर होती हैं अमेरिका, तो जो तस्वीरें वास्तविकता है वो सोमालिया है। अगर इस डिफरेंस को नहीं समझ पाइएगा और पाट नहीं पाइएगा तो मजदूर तो भैया आप याद कीजिए, आज भी मैं याद किया जाता है, छोटे बाबू हमें रोटी दो, छोटे मालिक। कैसे भूल जाइएगा? इस देश के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं, इस विश्व के इतिहास में बात करूंगा। मजदूरों को जिसने भी सताया है भैया, लाख पूंजीवाद के कसीदे पढ़ लिए। लोकतंत्र के पहले पूंजीवाद ही स्थापना में था, और पूंजीवाद की नींव किसने हिलाई थी? मजदूरों ने। और लोकतंत्र में अगर आप ऐसी गलतियां कीजिएगा तो मजदूर ही नींव हिलाएंगे। वापस आए मजदूरों की, वोटरों की संख्या में वास्तविकता पे आ रहा हूँ, नाप लीजिए। और इसमें से अगर
मैं कहूँगा 60% में नीतीश को 50 तो बिल्कुल ही है, और 50 से थोड़ा मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ बाबा। अगर 60% लोगों को नीतीश से जो बातें आपने कही हैं उन बातों में सबसे मुख्य बातें ये हैं कि अब तक इस हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में, इस लोकतंत्र में अब तक कोई भी पार्टी 50% वोट लेकर के कभी सत्ता में नहीं गई है। ये सबसे बड़ी बात है, और यही वो लोकतंत्र है जो कम से कम वोटर के बावजूद, वोट प्रतिशत के बावजूद अपने मुखिया को, जो संवैधानिक पद हैं, उनको अपना राजा मानता है और उसके हर कानून को, हर नियम को और नियति को अपने लिए धर्म की तरह मानता है। अब आपने जो बताया, सारी बातों के अंत में जो बातें कहने लायक हैं और जानने लायक हैं वो ये है कि नीतीश के लिए कौन कौन मुश्किल चीज़ें हैं। तो मुश्किल चीज़ों में जो आपने बताया वो मजदूर तो हैं ही, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ मजदूर हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी। और उन मजदूरों के फेवर में अगर कोई खड़ा है तो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे नए नेता, जिनको कहा जाता है कि युवा नेता के रूप में, भले उनकी उम्र चाहे जो हो, लेकिन युवा नेता के रूप में जिस तरह से राहुल गांधी ने इस पूरे कोरोना संक्रमण के दौरान अपने छवि को दिखाया है और जिस तरह से फ्रंट वॉरियर्स की तरह लड़े हैं, जिस तरह सड़क पे खड़ा होकर के उन्होंने मजदूरों से बात किया है, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं उस आदमी की सोच कुछ अलग थी और उस सोच के साथ वो सरकार को समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सरकार उसकी बात नहीं मानी और इसी को कहते हैं तानाशाही शासन। बाबा की बात को मैं खत्म करना चाहूँगा। बाबा ने बहुत तीसरा मुद्दा जो उठाया था बहुत सटीक उठाया था। देखिए, राहुल गांधी के बारे में एक बात तो आप मान लीजिए कि 2014 के बाद से ही जिस तरह से उसे पप्पू कह के उस व्यक्ति को प्रचारित किया गया था, उदाहरण हमारे पास निगेटिव 100 हैं कि राहुल गांधी कैसे पप्पू बन सकते हैं, क्योंकि जो भी IT सेल्स हैं उन्होंने मेहनत की है इस पर। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने आज से लगभग 60 दिन पहले ये बात कह दी थी कि कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, हमें लॉकडाउन और इन सब परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होश क्यों नहीं आया? अगर विपक्ष कोई अच्छी बात कह दे तो बुरा बात हो जाता है क्या? अगर कांग्रेस जिस समय कह रही थी कि 2 बच्चे ही अच्छे, तो लालू यादव ने 9 बच्चे पैदा कर दिए, नाम भी मीसा रख दिया एक अपनी बच्ची का। क्या ये सही राजनीति आपको लगती है? विरोध के लिए मैं किसी चीज़ का विरोध कर दूं? आज जिस मैं बस 2-3 चीज़ें बोलूँगा, ख़त्म कर देते हैं इसको, वीडियो को। पहले दिन नरेंद्र मोदी आते हैं, वो कहते हैं जनता लॉकडाउन होगा। जब वो दोबारा आते हैं तो कहते हैं कि 20 दिन 21 दिन का लॉकडाउन कंप्लीट करते हैं। लॉकडाउन 1 कहा गया उसे। फिर लॉकडाउन 2 आया, फिर लॉकडाउन 3 आया, अब लॉकडाउन 4 की बात हम कर रहे हैं और लॉकडाउन 4 की परिस्थितियों में हम देख रहे हैं। आपने पहले दिन कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा मेरी बातों को, मनोस्थिति में समझा रहा हूँ। पहले दिन आपने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट का ट्वीट आया कि कोरोना से भारत को डरने की जरूरत नहीं है। 1 लाख केस हो गया, बिहार में 10 लोग मरे हैं, 9 लोग ज्ञात। उसके बाद से परिस्थितियां देखिए कैसे बदली कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी कहते हैं जनता कर्फ्यू का फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नरेंद्र मोदी फिर कहते हैं कि 21 दिन अगर नहीं बर्दाश्त किए तो 21 साल पीछे चल जाएंगे। फिर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अभी और जो आवश्यकता है आप लोग थोड़ा सा फॉलो कीजिए, कोरोना वॉरियर्स को हेल्प कीजिए, कानून बनता है कि कोरोना वायरस को बचाइए। तीसरे लॉकडाउन तक आते आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद से ट्वीट होते हैं और कहते हैं कि थोड़ी छूट दी जाएगी, और चौथे में आके इतनी छूट दे दी गई कि पहले लॉकडाउन और चौथे लॉकडाउन को अगर कोई एक साथ देखे तो उसे लगेगा कि कौन चला रहा है इस देश को, कौन चला रहा है इस देश को। जब एक भी आपके पास केस नहीं था तो आपने सब कुछ बंद कर दिया। आज 1 लाख केस हैं और हर 10 दिन पे डबल हो जा रहे हैं, तो आपने सब कुछ खोल दिया। प्रभु आप ही मालिक हैं, लेकिन इस तरह से मालिकाना हक न जताइए, कुछ बचे ही ना। आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं बाबा? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सारी बातें तो हो गई, लेकिन इसमें नीतीश कुमार कहाँ खड़े हैं और कहाँ मजबूर हैं। जो आदमी हमेशा आगे से फ्रंट से लीड करता था, वो 12वां खिलाड़ी बन करके सिर्फ मैच को देख रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मनोस्थिति क्या है और कितना बिहार पिछड़ रहा है। इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बिहार के 2 राजनीतिक विशेषज्ञों ने तो अपनी बात रख दी। आप क्या सोचते हैं लॉकडाउन 1 को और लॉकडाउन 4 के बारे में? अगर दोनों को एक साथ रखा जाए तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि सारी खबरें आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचती रहें।
और बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।